नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इन दिनों दो चीजों की बड़ी जबरदस्त चर्चा है। एक, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की, जिसका 22 जनवरी को लोकार्पण होना है। 22 जनवरी को वहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दूसरी है इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की जो इस इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। बात यह नहीं है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंगें कितनी हुई, बात यह है कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंगें हुई उसमें सिरे कितने चढ़ी, उसमें निर्णय क्या हुए। उसमें निर्णय अभी तक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने अपने दलों के अपना अपना हट है, वही गठबंधन में फांस बना हुआ है। कोई कहता है कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक होना चाहिए, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। ममता बनर्जी मीटिंग में कुछ कहती हैं, अधीर रंजन उनके ऊपर, कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन जी, वो उनके ऊपर कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कुल मिलाकर के ये गठबंधन तो है, लेकिन ये बेमेल गठबंधन ज्यादा नजर आता है। सबके सुर एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, न ही सुनाई देते हैं। ऐसे में ये विपक्ष का जो गठबंधन बना है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जा रहे इस लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आता है। ऐसे में कैसे बात बनेगी, इसको लेकर के चिंताएं हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40 सीटें मांगती है, कभी आता है कि 25 सीटें मांगते हैं, जबकि कांग्रेस का फिलहाल पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। एकमात्र एक सीट है उनके पास, केवल एक सीट। रायबरेली से सोनिया गांधी यहां से सांसद है। इसके अलावा बाकी सीटों पर उनका एक भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी यहां सबसे बड़ा विपक्षी दल है। जाहिर है यहां पर इस समय समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह भी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी फांस है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जो भी वोट काटेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो भी वोट लेंगे, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। कुल मिलाकर के अभी खिचड़ी पक रही है, कब तक पकेगी यह कोई नहीं जानता। आइए पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम हमारे वक्ताओं के पास चलते हैं। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब महज 2 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव मोड में हैं। पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक समीकरण बनाने में जुटे हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट काटने की तैयारी है, यानी बीजेपी का फुल प्रूफ मैनेजमेंट तैयार है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन अब तक आपस में ही उलझा हुआ है। नाम के अलावा अब तक गठबंधन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है। सीटों को लेकर पेच इस कदर फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी में आखिरी बार सलाह मशवरा कर लेना चाहते हैं। पिछली मीटिंग में अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन के बावजूद उनकी पार्टी 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कई चुनाव से, पिछले चुनाव से, हर चुनाव के पहले इस तरह के मोर्चे बनते हैं, इस तरह के गठबंधन होते हैं। जैसे इस गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन है, और हर चुनाव के पहले इस तरह के दौर आते हैं, और हर दौर से पहले ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, और जैसे जैसे चुनाव निकट आता है ये कैप्शन बदल जाता है कि हम 7-8 हैं। मुझे लगता है फिर उसी दौर में गठबंधन पहुंच चुका है कि हम 7-8 हैं। जनता बहुत समझदार है। 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार 400 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं, और मुझे लगता है इस तरह के गठबंधन, हठबंधन, ठगबंधन को जनता पहचान चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा, और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है गठबंधन को लेकर? सीटें कैसे होंगी, क्या मुद्दे होंगे, ये निर्णय तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनको निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही, डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि 36 या 38% वोट जो भाजपा को मिला था, उसके खिलाफ अगर ये 62-63% वोट इकट्ठा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे देश में वो सैकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे।
तो उनका डर है। कुल मिलाकर के सबके अपने अपने बयान हैं। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे। ऐसे में गठबंधन कैसे परवान चढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक सोनकर हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अन्नू प्रसाद पासवान यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बतौर हमें ज्वाइन करेंगे और अनूप वाजपेयी वरिष्ठ पत्रकार हैं एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। बातचीत की शुरुआत हम अभिषेक वाजपेयी जी से करते हैं, समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं से आती हैं। आप यहां पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है और इस गठबंधन का हिस्सा होने के नाते आपकी रणनीति क्या है? कांग्रेस जरा सा भी नीचे आना नहीं चाहती, कांग्रेस अपने हाथ में कमान रखना चाहती है गठबंधन की। ऐसे में सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा? अभी आप ही के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देंगे नहीं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे कैसे मुकाबला करेंगे? वाजपेयी जी, सबसे बड़ी चीज मुझे बड़ा एतराज है कि आपने बात कही पास है। देखिए पास क्यों होती है, पास कहीं पे भी हम लोगों के बीच में नहीं है। और जैसा कि हमारे साथी मित्र ने इस बात को बोला कि 2 सीटों पर उनकी काफी मजबूत पकड़ है, जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी आसानी से वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के संगठन की बात की जाए तो बाकी देखें तो संगठन बहुत ही कमजोर है। इस बात में हम कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सभी साथी हैं और अगर कहीं पे कोई कमजोर होता है तो उसे मजबूत करना सबका कर्तव्य होता है। हम लोग साथ वर्क करके आगे जनता के बीच अपनी मुद्दों की बात करेंगे और मुद्दों की बात करने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैला रखा है, कैसे कैसे देश के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, वो कर्जे आखिर जो पैसे लिए गए थे वो कहाँ पे खर्च हुए, इसके वाजपेयी जी, जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उन 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। उसके लिए गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ अधिकृत रूप से हुआ हो या न हुआ हो, तो अगर इन 2 सीटों पर आप कांग्रेस को देने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी क्या दे रही है? तो आप पहले से ही देते रहे हैं उनको। ऐसे में फिर जो एक बात चल रही है कि 25 सीटें कांग्रेस को मिलना चाहिए, 40 सीटें कांग्रेस को मिलना चाहिए, मांग भी की है उन्होंने, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली बाइट दे करके कहा है, तो फांस कैसे नहीं है? आप कह रहे हैं कि मैं आपको फांस पे आपत्ति है, ठीक है मैं फांस नहीं बोलता हूं, लेकिन ये जो मतभेद है ये कैसे दूर होगा? वाजपेयी जी, देखिए मैंने पहले भी बोला इस बात को कि हमारे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। यहाँ पे रजामंदी के साथ बाकायदा रास्ता निकाल लिया जाएगा। अब देखिए हम 2 सीटों की इसलिए बात कर रहे हैं कि 2 सीटों में उनकी परंपरा अगर सीट रही है और वहां पे उन्होंने अच्छी खासी जीत दर्ज की हुई है, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी के लिए रही हो, चाहे फिर वो सोनिया गांधी जी ने जीत दर्ज की हो। समाजवादी पार्टी ने कभी भी उनके अगेंस्ट में किसी व्यक्ति को उतारा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनका सहयोग किया होता, जिसके एवज में हमेशा उन्होंने भी हमें कई जगह पे सहयोग दिया कि जैसे घोसी उपचुनाव में अगर आप देखेंगे तो घोसी उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने हमें सहयोग प्रदान किया। तो हम शुक्रगुजार हैं और बाकायदा हम इन चीजों को बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि जहां पे जिसकी मजबूती होगी उस मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हम अगर उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। इस समय वाजपेयी जी आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब चुनाव था उस समय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस पे भरोसा करना नहीं चाहिए, कांग्रेस के चीटर है, धोखेबाज पार्टी है। आज आपके सुर बदले हुए हैं, आप कहते हैं मतभेद नहीं है, ये कैसे संभव है? देखिए उपाध्याय जी, देखिए आप जो बात कह रहे हैं अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं आपकी इस बात पे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले कितने लोग जुड़े होते थे और आज कितने लोग जुड़े हैं या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी के अगर साथी लोगों की अगर आप बात कहेंगे तो कितने लोग खत्म हो गए और उनका समायोजन भारतीय जनता पार्टी में हो गया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को किस कदर जाकर के कितने लोगों से समर्थन लेना पड़ रहा है या भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आपकी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसकी जहां पे
मजबूत स्थिति है, उस मजबूती स्थिति के हिसाब से उसको चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है वाजपेयी जी। डॉक्टर अन्नू, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जैसा कहा कि 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है और उन 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती आई है, एक रायबरेली एक अमेठी। हालांकि अभी पिछले चुनाव से तो एक ही सीट है कांग्रेस के पास में। ऐसे में कांग्रेस जब ये कहती है कि उन्हें 25 सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए, तो ये कैसे संभव है? समाजवादी पार्टी कैसे इस समझौते को कर सकती है? अगर हम दूर से भी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद में इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। ऐसे में वो 25 सीटें आपको कैसे दे देंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस को जितनी सीटें ज्यादा जाएंगी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ऐसे में आपसे सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पास अब क्या रणनीति है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में आपको सीटें कम मिली तो बाकी राज्यों की सीटों का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता। डॉक्टर अन्नू। सबसे पहले सभी को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी लोग को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए उपाध्याय जी, मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पहली बात कि कोई भी रणनीति ना तो अकेले समाजवादी पार्टी की होगी, ना तो कांग्रेस पार्टी की होगी, ना ही तो बिहार में नीतीश जी की अकेले की कोई रणनीति होगी, ना ही तो ममता बनर्जी जी की कोई अकेले की रणनीति होगी। ये जो भी 2024 में जो भी रणनीति होगी वो अलायंस, इंडिया अलायंस गठबंधन की रणनीति होगी, और जहां पे हम सभी लोग एक साथ मिलके कोई भी रणनीति का जो भी हम लोग उसे जमीनी स्तर पर उतारेंगे, हम सभी लोग एक साथ मिलके उतारेंगे। अब मैं सीटों के ऊपर अगर बात करूं तो अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही है कि जहां पर जिसकी जितनी ज्यादा मजबूती होगी वहां पे वो उस पार्टी को उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेंगी, और हम लोग इस चीज पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई है और पूरी रणनीति के साथ हम सभी लोग हर जगह अपना काम करेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी तो उसी जिम्मेदारी के तहत इस इंडिया गठबंधन को जिताएगा। क्योंकि हम सब लोग का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीट पाएगी, कांग्रेस कितनी सीट पाएगी, या ममता जी को कितनी सीट मिलेगी, या नीतीश जी को कितनी सीट मिलेगी। हम सबका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग को कैसे भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इसको मजबूती दिलाना है। डॉक्टर अन्नू, डॉक्टर अन्नू एक मिनट। डॉक्टर अन्नू, मेरी बात सुनिए। आपकी बात ठीक है, आप मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, जैसा खड़गे साहब ने कहा, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम सारी बातों को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सारी मीटिंगें हुई हैं। कभी जेडीयू कहता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। आज अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है कि ममता बनर्जी की सरकार में जंगल राज है, वहां सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। उधर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब में किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा समझौता नहीं होगा सीट शेयरिंग को लेकर के। दिल्ली को लेकर के भी उनके रिजर्वेशन अलग अलग हैं। इधर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी को गाए बगाए अपने बयानों के जरिए उनके नेता बोलते रहते हैं कि उनको इतनी सीट चाहिए, उनको ऐसे में ये बातें इस डिबेट में अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब जनता देखती है कि अभी तक गठबंधन की किसी भी एक मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला है, तब सवाल ये उठता है कि आप भारतीय जनता पार्टी सामान्य पार्टी नहीं है इस समय। उनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है, उससे आप कैसे पार पाएंगे? देखिए के सर, मैं आपकी इसी बात पे एक बात कहना चाहूंगी। आपने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ये वो उस समय के स्टेटमेंट है या उस समय की बातें हैं जहां पे विधानसभा चुनाव को लेकर सीट पे दिक्कतें आ रही थी, और उस समय भी स्पष्ट तौर पे यही बात मैं आज की बात कर रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी आपके कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आज कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। नहीं, सर देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करती हूँ कि ये अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट है तो अभी इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी बातें हैं तो वहां पे हम सभी लोग जितने भी वरिष्ठ नेता हैं इस बात पे जरूर आगे की बात करेंगे, और अगर इस तरह का कोई भी बात किसी भी हमारे अलायंस के सहयोगियों के द्वारा अगर आ रहा है तो उस पर भी विचार विमर्श होगा।
और जैसा मैंने स्पष्ट तौर पे एक ही बात कही है कि हम सभी लोग का जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य को लेके चलेंगे। और शुरू से हमारे राहुल गांधी जी ने भी एक तौर यही कहा है कि अगर इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूती देने के लिए हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ा या कुछ सीटों पे समझौता भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इस तरह की कोई भी मतभेद या बात होती तो केके सर अभी मुझे जहां तक की सूचना मिली है कि अभी नीतीश जी को सभी के सहसम्मति से उनका नाम आगे किया गया संयोजक के तौर पे। और ये इसमें सभी लोग की सहमति है, किसी एक की सहमति नहीं है, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो ममता जी हो, ये सभी लोग की अपनी आपसी सहमति की। क्योंकि जब गठबंधन में कोई भी निर्णय लिया जाता है वो किसी एक पक्ष के कहे पे नहीं होता, ये सभी का जब सहमति होता है तभी किसी का नाम आगे आता है। और नीतीश जी का लगभग ये बहुत तय हो चुका है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, तो ये सबकी सहमति। ठीक है डॉक्टर अनु, हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है अनु जी, मैं समझ गया। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपने दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातचीत सुनी। अब आपसे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या राम मंदिर के सहारे इस बार चुनाव मैदान में जाएगी, या अपने कामों के सहारे जाएगी, या विपक्षी गठबंधन में जो टूट फूट है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? भारतीय जनता पार्टी के पास में इस समय रणनीति क्या है? 2024 को लेकर के किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरीके से आपकी जो पार्टी की व्यूह रचना है वो क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देखिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मानती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जनता तक अपनी बात को पहुंचाना और जनता को योजनाओं से जोड़ने का काम करता है। जिस तरीके से लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और जो भरोसा और विश्वास और आशीर्वाद देने का काम जनता ने दिया है, उस 2014 से देश की प्रतिमा को बदलने का काम और उत्तर प्रदेश की पत्रिका परिदृश्य को बदलने का काम, उसकी तस्वीर को बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आपने कहा कि हमारी व्यूह रचना क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, यह परसेप्शन समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा है, देश की जनता ने भी देखा है कि हर पार्टी को आशीर्वाद दिया, हर पार्टी को मौका दिया, मगर किसने उनकी योजनाओं से जोड़ने का काम किया? किसने गरीब कल्याण की गरीबों की योजनाओं से जोड़ा? किसने उन्हीं गरीबों की जमीनों को छीनने का काम किया? किसने उनके घरों को उजाड़ने का काम किया और किसने उनको आवाज से जोड़ने का काम किया? किसने उन किसान परिवारों के हितों को जमीनों पर हथियाने का काम किया और किसने किसान निधि के तौर पर इसको योजनाओं से जोड़ने का काम किया? किसने अच्छी सड़कों की व्यवस्था दी, किसने अछूती सड़कों की व्यवस्था दी? देखिए उदाहरण है, ये परसेप्शन है कि योजनाओं के साथ खड़े होने की बात है। रही बात जो आप गठबंधन और ठगबंधन की बात कर रहे हैं, ये हठबंधन ठगबंधन ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लगातार मीटिंगें हो रही, लगातार बैठकें हो रही है, मगर किसी बात का कोई निर्णय नहीं है। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है, केवल सत्ता की मलाई चखने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए, किसी भी बातों पर गठबंधन करने के लिए तैयार लोग हैं, मगर देश की जनता ने यह मन बनाया है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के संकल्प के साथ बढ़ने का काम किया। ठीक है दीपक जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है दीपक जी। हमारे साथ अनु वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी बस 2 मिनट मुझे दीजिए। अनु वाजपेयी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे मेरा सवाल है कि ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं इस समय, 2024 का चुनाव बस अब करीब ही है, 16 मई से पहले लोकसभा का गठन होना है, यानी फरवरी के अंत में या मार्च तक के बीच में आचार संहिता घोषित हो जाएगी, चुनाव भी घोषित हो जाएंगे। ये जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है, एक और राम मंदिर का उल्लास है, दूसरी ओर गठबंधन की मीटिंगें चालू हुई हैं, राहुल गांधी 14 तारीख से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर के राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में आप ये जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको आप किस रूप में देखते हैं? अनूप वाजपेयी जी।
जी भाई साहब, यहाँ पर सीधे सीधे दो हिस्से हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सारे विपक्षी दल है। अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ बहुत शांत माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चुनावी माहौल तैयार कर रही है। राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे भारत ये जो भारत विकास यात्रा है, इसके माध्यम से, राम मंदिर के माध्यम से, घर घर चावल पहुंचाने, अक्षर पहुंचाने के माध्यम से बेहद धैर्य से, बेहद शांत तरीके से अपनी पॉलिटिकल दिशा दिखाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा हड़बड़ी ऐसा माहौल है। जिस समय बैठकर सीट बंटवारे की बात होनी चाहिए, जिस समय बैठकर संयोजक घोषित होना चाहिए, जिस समय बैठकर आगे की रणनीति बनानी चाहिए, उस समय एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। उस समय राहुल गांधी पदयात्रा पे निकल रहे हैं। तो एक अजीब सा प्रयास, मतलब हड़बड़ी जैसा माहौल विपक्ष में दिखाई दे रहा है। और ये जो सीट बंटवारे से पहले नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि 2 सीटें देंगे, वो कह रहे हैं 50 से कम में मानेंगे नहीं, ये बयान बाहर आना भी एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के पक्ष में ही जा रहा है। जिनके खिलाफ ये गठबंधन कर रहे हैं, ये अपने हक से, अपनी जिद में पूरा माहौल जिनके खिलाफ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में जा रहा है। और एक चीज नजर नहीं भूलनी चाहिए आप सबको कि ये जितने भी दल इस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये वही दल हैं जो विपक्ष में पिछले 70 साल में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन करते हुए आए। तो कांग्रेस के साथ लेना उनको भिन्नता है, वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है। अभिषेक जी आपसे एक सवाल ये है कि अभी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की बात से, क्या आपको लगता है कि इस तरह की यात्राओं से कोई लाभ होता है? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी और काफ़ी हद तक उसमें क्राउड पुलिंग भी थी, लोगों ने अच्छी संख्या में उसमें हिस्सा भी लिया था। बावजूद उसके 3 राज्यों में चुनाव हुए, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव थे, दक्षिण में 1 राज्य में चुनाव था। तो उसका लाभ उन्हें तेलंगाना में तो मिला, लेकिन तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ बीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका लाभ उन्हें मिला, लेकिन बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। अब देश में सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस बची है। इस भारत न्याय यात्रा को आप समाजवादी पार्टी के नजरिए से किस तरह से देखते हैं, और इसमें क्या समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, यह भी एक सवाल है। वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी। उपाध्याय जी, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातों को कहना चाहूँ, उसके उपरांत मैं आपकी बात को जी। अभी हमारे भाई दीपक भाई ने कई बातें बोली कि जनता तक हर बात को, हर को पहुंचाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दीपक भाई और दीपक भाई के पार्टी के सभी लोगों जितने जो उत्तर प्रदेश में 12,000 का खर्चे नहीं दे पा रहे थे, वो खर्चे कहाँ पे हुए इसके भी बताना चाहिए। और 2,05,000 करोड़ जो एडिशनल कर्जे हो गए, जीडीपी का 81%, वो पेमेंट पैसा कहाँ गया उसके बारे में भी चाहिए। और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ गया इसके बारे में भी बताना चाहिए। कि ये लोग तो सिर्फ प्रचार के माध्यम से चीजों को, पब्लिसिटी के स्टंट के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि भ्रमजाल फैलाया जा सके। लेकिन जब खर्चों का जायजा लिया जाता है तो कहीं पे भी जायजा दे नहीं पाते, क्योंकि ये देना ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने बंदर बात से इनको फुर्सत नहीं पड़ती है, चाहे भविष्य निधि फंड घोटाले की बात करें, चाहे किसी और चीज। दूसरा काम इन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई। अरे सत्ता की मलाई तो साहब आप चाटते हैं, हम थोड़ी ना चाटते हैं। कभी भी इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब मध्य प्रदेश में सरकार बननी थी तो कोरोना काल में आपने कैसे
लोगों को लोकवासी करवा दिया अपनी सरकार बनवाने के लिए। आपने शपथ ग्रहण में देरी कर दी, हर एक चीज में करवा दी, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि आप क्योंकि सत्ता की मलाई चाटने के लिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। अभी एक हमारे बड़े भाई वाजपेयी साहब ने भी कुछ बात कही कि बड़ी शांत तरीके से भारतीय जनता पार्टी अक्षत बांट रही है, चावल बांट रही है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से क्योंकि मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो व्यक्ति चावल बांटने भी गया है ना, उसको ब्राह्मण का अर्थ नहीं पता है और सनातन के बारे में नहीं पता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा मजाक है। दूसरी बात, और मैं बड़ी डंके की चोट पे कहता हूं, उपाध्याय जी आप भी बावजूद उसके आप इसे मजाक कर रहे हैं वाजपेयी जी, बावजूद उसके एक मिनट मेरी वाजपेयी जी अक्षत को लेकर के आपने जो बात कही, आप जिसे मजाक बता रहे हैं, ठीक है, आपकी बात हो सकता है सही हो, मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके पूरे देश में माहौल राममय है। अयोध्या में लोग उमड़ रहे हैं, अभी भी लगातार 22 जनवरी के लिए लोग आना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी को वहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। देश में जिस प्रकार से मंदिरों में संकीर्तन चालू हो गए हैं, जिस प्रकार से दिवाली की तैयारी है, उसकी कल्पना आपको नहीं है। इसलिए आप भले ही कहते रहिए कि अक्षत बांट रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमको जमीनी हकीकत भी पता होनी चाहिए। वाजपेयी जी आप अपनी बात कहिए जी। आदरणीय उपाध्याय जी, शायद आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना नहीं। मुझे लगता है कि अपने वक्तव्य को मैं वापस दोहराता हूं। मैंने कहा कि जो अच्छा तो चावल बांट रहे हैं उनको सनातन के बारे में पता भी नहीं है, जो अच्छा तो चावल बांट रहे हैं। नंबर 1 मैंने इस चीज को कहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस चीज पे आप गौर कीजिए। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, अभी इन्होंने एक बात कही थी, तो मैं याद दिला दूं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वो जो लोग हैं वो पहले जो इस समय गठबंधन में, वो पहले कांग्रेस के खिलाफ बोला करते। तो मैं याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर में किसके साथ साठगांठ करके सरकार बनाई थी। मुझे लगता है कि आदरणीय वाजपेयी जी को इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और इसके बारे में उनको बताना चाहिए था कि देशद्रोही पार्टी के साथ उन्होंने किया था, सरकार चलाई थी जी। और अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया आदरणीय राहुल गांधी जी की बात, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से, क्या यात्रा, तो देखिए ये उनकी पार्टी का मसला है। वो कोई भी यात्रा निकाले, किस तरीके से करना है ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो उनकी अपनी पार्टी का व्यक्तिगत एक ढांचा है, किस तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हैं ये उनके ऊपर है। मेरा सवाल अभिषेक जी, मेरा सवाल ये था कि भारत न्याय यात्रा को समाजवादी पार्टी क्या वेलकम करेगी, क्या उसका स्वागत करेगी, क्या उसमें शामिल होगी? बहुत सिंपल सा सवाल था मेरा, कोई राजनीतिक सवाल नहीं था उसमें। अभिषेक जी नहीं, आपका उपाध्याय जी आपका सवाल ही वो राजनीतिक है, ठीक है। तो बड़ी साधारण सी चीज है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। और देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा, ये उनकी अपनी पार्टी का व्यक्तिगत यात्रा है, तो वो अपनी पार्टी के लिए स्वतंत्र है, क्या निर्णय उनको लेना है, क्या नहीं लेना है, कि कौन सी यात्रा निकालनी है, ये उनके ऊपर है। स्वागत है उनका, और समाजवादी पार्टी कैसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर, अपने संगठन पे बात कर रही है, चर्चा कर रही है, अपने लोगों को मजबूत करने पे बात। चलिए ठीक है अभिषेक जी, चलिए ठीक है। दीपक जी आप कुछ, मैं डॉक्टर अन्नू के पास आऊंगा, लेकिन दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी आप अपनी बात कहिए, फिर हम डॉक्टर अन्नू के पास चलते हैं। देखिए अभिषेक जी हमारे भाई हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने अक्षर पर और सनातन पर बात खड़ा करने का काम किया और जनता की गाड़ी कमाई की बात करी, तो शायद अभिषेक भाई को ध्यान नहीं है कि सैफई मौसम में कैसे जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया। और जहां भ्रष्टाचार की बात करी तो गोमती फ्रंट के घोटाले को अभी तक छुपा नहीं है, उस पर कार्रवाइयां चल रही है। और आप सनातन परंपरा की बात करते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आज पूरा देश जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जाने के लिए उत्साह है, आज पूरे देश के अंदर 22 जनवरी को दीपोत्सव को मनाने का कार्यक्रम का उत्साह है। और आप बात करते सनातन की, जो संत परंपरा पर सवाल खड़ा करने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो संतों पर सवाल खड़ा करने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके राष्ट्रीय महासचिव जी नारा लगाते हैं, चाहे वो मुलायम काशीराम हवा में उड़कर जय श्री राम, तब कहां गई थी सनातन परंपरा की बात? और आपके राष्ट्रीय महासचिव जी सनातन परंपरा के साथ राम की चरित्र की मानस की पंक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं, तब कहां गई थी सनातन परंपरा की बात?
आप सनातन धर्म की बात बता रहे हैं, जो सनातन परंपरा से खुद अलग हो, उसको सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है अभिषेक जी। ये जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सवाल खड़ा करिए, अपने राष्ट्रीय महासचिव ठीक पर है सवाल दीपक खड़ा जी, करिए। दीपक जी आपने जो सवाल उठाए हैं हम अभिषेक जी से कहेंगे। ठीक है दीपक जी, बहुत संक्षेप में अभिषेक जी जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर अन्नू से हम जवाब लेंगे क्योंकि डिबेट का समय भी हो रहा है। जी अभिषेक जी बहुत संक्षेप में। अभिषेक जी बहुत संक्षेप। बड़ी साधारण सी चीज है, मुझे लगता है कि दीपक भाई को भी सनातन के बारे में इतना पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे वक्तव्य को किस रूप में लिया मैं नहीं जानता हूं। जी अब मैं आपसे दीपक भाई पूछता हूं, एक मंदिर में मंदिर का जब जीर्णोद्धार होता है या मंदिर जब बन रहा होता है तो क्या दिया जाता है? जब तक मंदिर पूरा ना हो जाए तब तक गर्भगृह में स्थान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये हम सब की श्रद्धा है, आस्था है। और जहां तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दीपक भाई, नहीं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे, वो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात कर रहे थे। दीपक जी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की भी बात कर रहे थे, हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके बयानों से किनारा कर लिया है, नहीं उठाया है। इस बात को आप समझ लीजिए, अपने वक्तव्य को देते हुए पहले सोच समझ लीजिए। आपके यहाँ पे नहीं है कि सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताए, या फिर विस्की और रम से तुलना करें, या फिर हनुमान जी की चाट बताए। ये आप सनातन के ठेकेदार वाले घूमते हैं, इस तरीके से वक्तव्य आपके यहाँ पे दिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बात करते हुए। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी। डॉक्टर अन्नू, अभिषेक जी समय हमारे पास कम है। डॉक्टर अन्नू, मैं बहुत देर से आपके पास आने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन खैर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो गई है, शुरू होने वाली है 14 तारीख से, और इधर गठबंधन की जो नेताओं की आपसी लड़ाई है वो चल रही है। ऐसे में इधर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर का मुहिम है, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, वो भी पूरे देश को राममय किए हुए। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से मुकाबला करेगी? डॉक्टर अन्नू, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब पे आती हूँ। सबसे पहली बात कि मैं पिछले कई डिबेटों में के सर में गई हूँ और सभी बार बार एक ही सवाल करते हैं कि जो ये दिक्कतें चल रही हैं गठबंधन में, जिस तरीके की फांस लग रही है, पड़ रही है, या लोगों में आपसी जो मतभेद है, तो मुझे नहीं पता ये सूचनाएं कहाँ से निकल के आती हैं, पर पता नहीं क्यों बार बार जैसे लगता है कि हम लोग को ये कबूलवाना। आप ही के नेता बयान देते हैं डॉक्टर अन्नू, आप ही के जो गठबंधन के नेता है वो बयान देते हैं, वहीं से निकल रही है, कोई गोपनीय सूत्रों से ये सूचनाएं नहीं है, ये ऑफिशियल देते हैं बयान, बाइट आती है बाकायदा टीवी पर, ये सूत्रों के हवाले से खबरें नहीं है, ये तो बाकायदा ऑफिशियल है। मैंने पहले ही कह दिया था सर कि अगर इस तरह की कोई भी दिक्कतें होती तो अब तक तो मैंने संयोजक का भी जो नाम सामने आ रहा है तो ये नाम भी नहीं सामने आता, और जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीटों में जहां तक हो पाएगा हम उस पर कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार है, हम पीछे भी हटने को, तो इस तरह के भी स्टेटमेंट सामने नहीं आते। अगर कुछ नकारात्मक स्टेटमेंट है तो वहां पे बहुत सारे सकारात्मक स्टेटमेंट भी आते हैं, तो हमें उस पर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसका प्रभाव क्या हुआ था? तो के सर देखिए, इसी यात्रा के जरिए हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में वो सफल रही। दूसरी बात कि अगर इन राज्यों में चूक गई सरकार बनाने से, मगर अगर हम वोट बैंक की बात करें और वोट परसेंटेज की बात करें तो 5 राज्यों को मिला के 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिला था। तो ये कहीं ना कहीं ये यात्राओं का ही एक फल है जो राजनीति में बहुत जरूरी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, टीके सर आप तो बहुत अच्छे से भी ये बात जानते होंगे कि जो यात्राएं होती है, चाहे आज हो रही है या बहुत साल पहले से, ये यात्राओं का एक जो दौर चलता आया है, राजनीति को पलटफेर करने में बहुत सकारात्मक एक पहल होती है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, सभी ने अपनी शुरुआत यात्राओं से ही की थी। और अब जो 14 जनवरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने जा रही है, उसका एक ही मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
जो आज पूरे भारत में जिस तरीके का माहौल बना ठीक है हुआ डॉक्टर अन्नू, आपकी बात हमारे पास समय कम है, हमें ये डिबेट यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन एक अपनी मुहिम में कामयाब होगा और इस देश में चुनाव देखने का एक अलग आनंद पूरी जनता को मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र एक महोत्सव है और इस महोत्सव में पक्ष और विपक्ष दोनों अखाड़े में उतरते हैं। जीत किसी की भी हो, जीत अंततः जनता की होती है, क्योंकि जनता अपना प्रधानमंत्री चुनती है, जनता अपने नेता चुनती है और ये पूरा चुनाव जनता का है। तो जनता किसे चुनती है यह तो 2024 में जब चुनाव होगा उसके परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी यात्राएं, अपना अपना द्वंद्व, अपनी अपनी लड़ाई इस समय शुरू हो गई है। एक दूसरे पर वार प्रतिवार, पक्ष विपक्ष सब अपने अपने हथियार लेकर के अखाड़े में कूद पड़े हैं। अब देखते हैं जनता किसकी सुनती है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।